जी, जो हमारा पेपर है इसको देखते हैं हम। फुल लेंथ पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेस्ट एस्टीमेट का है। जो बेस्ट एस्टीमेट से रिलेटेड बातें हैं, आपको पता है कि वेवलेंथ क्या होगी, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ क्या होगी ग्रीन के लिए। इसी तरह से विजिबल लाइट के 7 जो टोटल कंप्लीट 7 कलर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को आपने याद करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, स्पेक्ट्रम है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, ऑन सबकी वेवलेंथ की रेंज आपने याद करनी है। तो उसमें आप देखेंगे तो ग्रीन लाइट जो है वो जिस रेंज में आ रही होगी उसके मुताबिक हमारा आंसर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें हमारे पास एक एमीटर है जिसने रीडिंग दिखाई है 2 माइक्रो एम्पियर्स। तो देखते हैं 2 माइक्रो एम्पियर्स में माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻⁻⁶, और मिली क्या होता है हमें पता है 1 जो उसकी वैल्यू दी हुई है। मिली का मतलब 10⁻³ और ये क्या आ गया एम्पियर्स। मिली एम्पियर्स को कन्वर्ट कर दिया एम्पियर्स में, तो मिली की जगह पर क्या आ गया 10⁻। हम यहाँ पर लिखते हैं माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ और मिली जो होता है वो 10⁻⁻3। कंपेयर करना है, ये तो हमें पता है कि मिली माइक्रो से ग्रेटर होता है। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स लार्जर इज़ द करंट इन द सेकेंड सर्किट कंपेयर्ड विद द करंट इन द फर्स्ट सर्किट। तो इसका मतलब है जब भी, ये मैंने आपको बात पहले भी सिखाई हुई है कि जब भी आप दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज़ को, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है, एक को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें पता है ये लार्जर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, तो लार्जर वैल्यू को आप ऊपर रखें, स्मॉलर वैल्यू को आप क्या करें नीचे रखें। तो वैसे हमें यहाँ से पता चल रहा है 1/2 का मतलब क्या होगा 0.5 होगा। यहाँ क्या होगा 10⁻³ है, नीचे डिनोमिनेटर में 10⁻⁻⁶ है, ऊपर जाकर +6 हो जाएगा। सो यू विल राइट 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻+3, +3 का मतलब 1000। सो 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.5, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 500। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब आप लैब में जाते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं तो एरर्स, आपको पता है एरर्स आते हैं। कौन कौन से एरर्स आते हैं, रैंडम एरर होते हैं और सिस्टमैटिक एरर होते हैं। बट यहाँ पर जो बात की जा रही है वो क्या कह रहा है, अ सेट ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स इज मेड ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी, एन एवरेज ऑफ दीज मेजरमेंट्स इज कैलकुलेटेड, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एवरेजिंग। यानी उसने क्या किया, एवरेज लिया है। एवरेज लेने पर वो पूछ रहा है कि जो रैंडम एरर है और सिस्टमैटिक एरर है इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आपको ये बात पता है कि अगर आप एवरेज बार बार लिए जा रहे हैं तो उसकी रीडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ, ये और बात है कि अगर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट में अगर जो है प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप जितनी मर्ज़ी रीडिंग्स लेते जाएं उस डिवाइस, उस इंस्ट्रूमेंट में आने वाले एरर की में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकेगी। तो आप जो एवरेज लेते हैं उससे रैंडम एरर पे तो फ़र्क पड़ेगा, यानी कि उसमें जो है रैंडम एरर रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन सिस्टमैटिक एरर जो कि सिस्टम की वजह से यानी कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उसमें एरर बार बार हर रीडिंग में बार बार एरर आता जाएगा, तो उससे जो है वो जो हर रीडिंग में आ रहा है तो आप एवरेज बेशक ले लें फिर भी आपके पास वो एरर शामिल रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। ठीक हो गया। सो इट मीन्स योर करेक्ट आंसर शुड बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। जी ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन समझा जाता है। अ बोट क्रॉसिंग रिवर इन द वाटर मूविंग इन स्पीड। यानी आप अगर ख़ुद देखें डायग्राम में देखें कि हमारे पास एक बोट थी, वो उसकी हमें क्या है, उसकी हमें स्पीड दी गई है और उसकी डायरेक्शन में बताई गई है कि इस डायरेक्शन में वो जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, वाटर का फ़्लो था। वाटर का फ़्लो क्या था, कितना था, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड थी। अब आप ख़ुद बताएं अगर वाटर का फ़्लो जो होगा क्या ये बोट को उसी डायरेक्शन में मूव करने का कंटिन्यू रख सकेगी मोशन, नहीं। क्या होगा, उसकी वजह से जब उसे पुश मिलेगा, ठीक है, तो उसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। यानी इसका मतलब ये है कि वो अपना एंगल चेंज करेगा। इस एंगल पे था तो ये यहाँ पर आ जाएगा यूँ। अब बोट क्या करेगी, इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी। क्या मतलब, रिजल्टेंट वेलोसिटी है, किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, बोट की। क्यों है,
क्योंकि वाटर का फ़्लो है, उसकी स्पीड है, उसने बोट को अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू नहीं रखने दिया, उसका एंगल चेंज कर दिया। अब बोट इस तरह से जा रही है। चलें जी, इस बात को ज़रा डिटेल में देखते हैं कि जिस डायरेक्शन में बोट जा रही थी जी, उसके लिए हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है, 6.0। अब अगर आप देखें वाटर की जो वेलोसिटी है वो 4.0, और उसने रिजल्टेंट भी उसने डायरेक्शन खुद ही मेंशन कर दी है कि इस तरफ क्या होगी, उसकी रिजल्टेंट होगी। और देखें आप एंगल भी बन रहा है। अच्छा, आप देखें ये हमारे पास एक क्लोज्ड ट्रायंगल बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, एक बात तो समझ आती है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया हमारे पास, बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करते हैं, अब हम देखें कि यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं 6, 4, और ये हमारे पास क्या है, जैसे उसने रिप्रेजेंट भी किया वी से, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वी है। तो ये वी हमने निकाला है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, दोनों के सम के इक्वल होता है। तो हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं हाइपोटेन्यूज की वो कितनी है, हमारे पास है 6, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4, और जो बेस है जिसको हम वी का नाम दे रहे हैं इस तरह से आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं वी स्क्वायर, इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ज़ाहिर है ये इधर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इस साइड पे आएगा, तो क्या होगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 16, तो आंसर कितना आया 20। लेफ्ट हैंड साइड पर वी का स्क्वायर है, हमें वी चाहिए, स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 4.47, तो जो कि अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक ऑप्शन बन रही है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब चेक कर लेते हैं, एंगल चेक कर लेते हैं। एंगल के लिए हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का हम यूज़ करते हैं। अब हम देखें इस ट्रायंगल के अंदर हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी गिवन है, और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़ाहिर है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ जाएंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और उसका आएगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू 4.0 डिवाइडेड बाय 6.0। तो यहाँ से आप क्या करें, थीटा और ये साइन इनवर्स आ जाएगा, 4.0 डिवाइडेड बाय 6.0, सो यू विल गेट द आंसर दैट बी इक्वल टू 42 डिग्री। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो बन रही है ए ऑप्शन बन रही है। चलिए जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगले क्वेश्चन में ज़रा ध्यान करने की बात यह है, यहाँ पर डिस्टेंस की बात की गई है। डिस्टेंस इज़ स्केलर क्वांटिटी। ठीक हो गया। अ स्टूडेंट वॉक्स एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब देखें कितने डिस्टेंस तक के लिए, 50 मीटर्स के लिए, और 50 मीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर किया, 40 सेकेंड्स में। अब हम यहाँ पर ढूंढते हैं कि 50 तक तो पहुँच रहे, ये भी देखें अगर हम देखें, और टाइम हमें यहाँ पर 40 मेंशन नहीं है, यहाँ पर 50 है लेकिन ये भी 40 टाइम में नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ लग रहा है कि 50 को पहुँचा टाइम कितना लगा, 40, यहाँ पर भी 50 को पहुँचा 40 लगा। चलिए, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी सूट नहीं कर रही, ये भी सूट नहीं कर रही, तो सी और डी में से कोई आंसर होगा। तो उसने क्या कहा कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, द स्टूडेंट रेस्ट फॉर 10 सेकेंड्स। अब देखते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 50 है, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली 50 है, तो इसका मतलब कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, यहाँ भी कोई डिस्टेंस नहीं, यानी ये बात यहाँ भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। फिर उसने क्या कहा कि वॉक्स
back to the starting point at constant speed, velocity नहीं, speed. कितने टाइम के लिए? 30 सेकेंड्स के लिए. अच्छा, अगर यहाँ होता ना डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या होता कि अगर ये यूँ नीचे आ रहा है ग्राफ, तो इस बात का मतलब ये है 80 सेकेंड्स पर उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस की बात है. डिस्टेंस में ये होता है कि फर्दर डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है. डिस्प्लेसमेंट होता तो हम इसको सिलेक्ट करते, बट ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है. तो इसीलिए हम क्या कहें, फर्दर इंक्रीज इन डिस्टेंस आएगा. इसकी एग्जांपल यूँ ले लें, सपोज़ करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसने वापस ओरिजिनल पोजीशन यानी इस पोजीशन पे वापस आना है, तो जब यूँ वापस आएगा, सपोज़ करें जाते हुए 50 मीटर्स है, वापस आते हुए भी 50 मीटर्स है. अगर ये डिस्टेंस हो ना, डिस्टेंस के केस में हम दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आंसर कितना आता है, 100 मीटर्स आ जाएगा फॉर डिस्टेंस. ये डिस्टेंस के लिए मीन्स डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी ये वाली. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट होता ना, ये जाने का कितना है, 50 मीटर्स, क्योंकि उसने क्या है, ऊपर कहा है उसने कि वापस अपनी पोजीशन पे आया, स्टार्टिंग पोजीशन पे आया. इसका मतलब अगर ये वापस आता है और वो भी 50 है, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट साइड पे मूव कर रहा है, इसे हम पॉजिटिव ले लें, लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, इसे नेगेटिव ले लें, तो रिजल्टेंट के तौर पे क्या आएगा, हमारे पास आंसर 0 आएगा, ये वाला 0 आएगा. तो हमारे पास ये क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसमें जाने और आने का, वापस आने का टोटल डिस्टेंस ऐड होगा, इसीलिए हमें 100 तक अप्रोच करना है इसको. उम्मीद है ये बात भी समझ आ गई होगी जी. ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा एहतियात से सॉल्व करने वाला है. क्वेश्चन नंबर 6. द टाइम टेकन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू सर्टेन डिस्टेंस ऑन अ मास. टाइम इसका दिया हुआ है, यानी अगर हम पहले मार्स की बात कर लेते हैं. मार्स के लिए हमारे पास जो सिचुएशन बताई है, एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक हो गया. और उसने एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल किया. सपोज करें वो यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया. जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और कितने टाइम में किया, टी एम मास के हवाले से बताया गया. तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि टाइम की बात की हुई है हमारे पास और डिस्टेंस की बात की हुई है, ठीक है. तो इसमें हम ये देखें कि हमारे पास कौन सी ऑप्शन हो सकती है अप्लाई करने के लिए. इक्वेशन कौन सी होगी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पर ये देखें कि डिस्टेंस को ऐसे ही रहने दें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. और उसने बताया है, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, वही सेम केस बताया है किसके लिए, अर्थ के लिए भी कहा है, वो भी रेस्ट से स्टार्ट होना है, ठीक है. इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम डिस्टेंस ऑन द अर्थ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यानी जितना डिस्टेंस मार्स पे किसी ऑब्जेक्ट ने डाउनवर्ड मूव करते हुए जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अर्थ ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट उसका टाइम क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट होगा. हाँ, हमें यहाँ क्या दिया गया, एक्सेलरेशन दिया गया मार्स का, ठीक है. मार्स पर एक्सेलरेशन दिया गया है ऑब्जेक्ट के लिए. तो हम देखते हैं मार्स पर जो एक्सेलरेशन दिया गया है उसकी वैल्यू कितनी है, वो 3.7. और यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है वो क्या है, टी एम से रिप्रेजेंट करें, उसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा. तो इसी इक्वेशन को अगर आगे बढ़ाएं तो हम लिखेंगे एस इज़ इक्वल्स टू हाफ 3.7 इंटू टी एम का स्क्वायर. इस इक्वेशन को रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम. अब चलते हैं ज़रा अर्थ की बात कर लेते हैं. अर्थ की बात यहाँ कर लेते हैं. अर्थ में भी उसी तरह से है कि उसने, अगर आप पढ़ेंगे तो उसी तरह से हम इक्वेशन इस तरह से लगाएंगे. क्यों लगाएंगे, डिस्टेंस की बात की है, टाइम की बात की हुई है, तो डिस्टेंस उतना ही. यहाँ पर भी एस नाम रखा, यहाँ पर भी एस नाम रखेंगे. क्यों, उसने कहा फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम डिस्टेंस ऑन द अर्थ, सेम डिस्टेंस जो मार्स
पे जो किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया अभी उतना डिस्टेंस है। कॉमन बात यहाँ पर भी, ये भी रेस्ट से स्टार्ट किया 1/2, और क्योंकि अर्थ है, अर्थ का हमें पता होना चाहिए। अर्थ का जो ए होता है, ए इज़ इक्वल टू जी जो होता है वो 9.81 न्यूटन पर केजी होता है। ठीक है, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। वो क्या आएगा 9.81 इंटू, अब ये अर्थ है तो टी ई से उसने खुद कहा है, रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो बनेगा एस इज इक्वल्स टू 1/2 9.81 इंटू टी ई की जो है पावर 2 आ जाएगा। अब इसे आप क्या रख लें, इक्वेशन नंबर 2 का नाम रख लें। अब एहतियात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ स्पेस है। आप गौर करें कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमें रेशो पूछी गई है टी एम ओवर टी ई की, यानी मास का टाइम ऊपर और उसका नीचे। तो हम ये देखते हैं बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। देखिए अगर आप गौर करें, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, डिस्टेंस है। ये देखें डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसीलिए दोनों में कोई हमने S1 S2 नहीं रखा, सिंपल S रख दिया। दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो अगर हम पहले इसकी बात कर लें तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड क्या हुई 1/2 3.7 टी और ये स्क्वायर, और इसकी हमारे पास जो वैल्यू है ये क्या है हमारे पास, ये इक्वल रख देनी है इसके 1/2 9.81 इंटू टी ई की पावर कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये तो पता चल रहा है 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। हमें ऊपर क्या रखना है, ये रखना है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऊपर रखते हैं टी एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी ई का स्क्वायर, यानी इसको नीचे जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस हो गया। अब राइट हैंड साइड पे ये है, इसको राइट हैंड साइड पर यूँ ही रहने दें 9.81, और ये जो है जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है 3.7, इसको इधर ले आए 3.7। चलें जी, स्क्वायर रूट ले लेंगे आप, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पर भी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1.63 आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन बनती है हमारे पास। यस, सी ऑप्शन बन रही है हमारे पास। ठीक हो गया, ये देखें सी ऑप्शन। चलें जी आगे बढ़ते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट मास इज़ करेक्ट। हमें ये बात पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है उसका मास ज़्यादा होता है तो वो अगर रेस्ट में है तो वो बड़ी मुश्किल से मोशन में आएगा, और वही मैसिव ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो बड़ी मुश्किल से वो रेस्ट पर आएगा, तो अपने अंदर चेंज लाने को अपोज करेगा। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रही है मास रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन। सिंपल क्वेश्चन था जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास हमें दिया हुआ है, बट दिस मास इज़ गिवन इन ग्राम्स। इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल करना होता है। इसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मास जो होगा 200 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे तो 0.2 kg आ जाएगा, मास आ गया। ठीक है, और इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है रिबाउंड। मैं बार बार बता चुका हूँ, जब भी रिबाउंड का केस आता है तो हम किस तरह से डील करते हैं उसको। कितनी वेलोसिटी से गया 14, और जब हिट किया रिबाउंड करके वापस आया तो कितनी हुई 7 हो गई। ठीक है, और कितना टाइम था, टाइम ऑफ कोलिजन जो था या इन कॉन्टैक्ट का जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 0.60 दिया हुआ है। एवरेज फोर्स निकालनी है। हमने बार बार ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो हमें पता है कि जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स है डेल्टा पी ओवर टी होता है, और हमें पता है वैसे हमारे पास फार्मूला क्या होता है mv माइनस mu डिवाइडेड बाय टी, और जी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम माइनस में आया क्योंकि ये रिबाउंड का केस है, रिबाउंड। और हमने सीखा हुआ है कि जब भी रिबाउंड का केस होता है तो चेंज इन मोमेंटम में माइनस की जगह क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, और डिवाइडेड बाय टाइम कर लेंगे। चलिए जी वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर। बेशक मैथ्स को यहाँ पर कॉमन ले लें आप, तो v
प्लस यू डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। यहाँ पर मास कितना हुआ हमारे पास, ये मास मैंने अभी ऊपर केजी में बताया था 0.2 होगा, 0.2। तो यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, 0.2 मास हो गया। और हमारे पास जो वेलोसिटीज़ दी हुई हैं वो क्या हैं, एक 14 है और एक 7 है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर 14 + 7 डिवाइडेड बाय इन कॉन्टैक्ट का जो टाइम दिया हुआ है वो 0.60 दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ 4.2 डिवाइडेड बाय 0.60। So you will get the answer that would be equal to 7.0 newtons. So our correct answer is 7.0 newtons. Which option is correct one? Yes, D option. Question number 9. A ball falls from rest. Initial velocity 0 है. Eventually reach constant velocity. जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 होता है। और हम ये बात जानते हैं, ओ लेवल्स में ये बात सीखी हुई है कि ऑब्जेक्ट है जब आप उसको छोड़ते हैं, जब वो नीचे आ रहा होता है, मैंने जनरल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ से हमें ये वैसे बात समझ आती है एयर की बात की उसने और कांस्टेंट वेलोसिटी की, हमें ये बात समझ आती है ये टर्मिनल वेलोसिटी की ही बात चल रही है। हमने कुछ बातें सीखी हुई हैं कि एक ऑब्जेक्ट हो, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा हो तो हमें 2-3 बातें का पता होना चाहिए। वेलोसिटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ेगी, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी, वेट कांस्टेंट रहेगा। ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये बात हैंडल की है। वेट कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगी और रिजल्टेंट फोर्स के साथ क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज़ होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो उसी तरह से हमने इस बात को भी लेकर चलना है। तो हमें पता है रिजल्टेंट जब निकालते हैं हम, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होगा, ज़ाहिर है वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो हमारे पास फोर्सेस के हवाले से इक्वेशन किस तरह से बनेगी, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट ग्रेटर होगा, वेट को पहले रखें, फ्रिक्शन फोर्स को बाद में रखें, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स के इक्वल होगा। क्योंकि हमें पता है ये तो वेट तो रहना होता है कांस्टेंट, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स के साथ क्या होगा, ये बढ़ेगी। ठीक है, जब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगी या एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जाहिर है अगर ये बढ़ेगी तो और ये कांस्टेंट रह रही है तो जाहिर अगर ये चीज़ बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आंसर क्या आएगा, कम आएगा। तो उसी चीज़ को माइंड में रखें तो आपको पता चल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स साथ क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज़ हो रही है, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज़ हो रही है। और उसने हमें बताया हुआ है कि एक्स है और एक वाई है। हमें पता चल रहा है कि जो y होगा वो किसका ग्राफ होगा और x जो होगा, x वाली जो फोर्स है उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या होगा। क्योंकि हमें पता चल रहा है अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रही है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन सा ग्राफ है जहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है। किस में बढ़ रही है, इसमें वैल्यू बढ़ रही है। तो ये जो है किसका ग्राफ हुआ, एयर रेजिस्टेंस का ग्राफ हुआ, एयर रेजिस्टेंस का। और ये हमारे पास हमने अभी देखा कि यहाँ पर जब हमने इक्वेशन लिखी ये तो कांस्टेंट रह रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो उसके करस्पॉन्डिंगली ये वाली हमारे पास जो है वैल्यू होगी, यानी रिजल्टेंट फोर्स का ग्राफ होगा। और अल्टीमेटली जब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, इस पॉइंट पर क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और कौन सी वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये होगी कांस्टेंट। ठीक हो गया। सो इसके मुताबिक आंसर कितना बन गया हमारे पास, ए ऑप्शन बन गया। ठीक हो गया जी।